नमस्कार, रण क्षेत्र देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं लावनी विनीत। बेहद खास मुद्दा आज एक बार फिर से रण क्षेत्र में लेकर आई हूं आपके बीच, क्योंकि रण क्षेत्र बन चुका है दुनिया का एक ऐसा हिस्सा जहां पर राष्ट्रवाद की भावना सर्वोपरि रखी गई, जहां पर राष्ट्र भावना को ही दिल में रखते हुए वो कदम उठाया गया जो केवल उस देश के लिए ही नहीं बल्कि दुनिया के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। आज बात उस युद्ध की करने वाले हैं जो आज के दौर का नया सिद्धांत बन चुका है। क्या दुनिया नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही है? क्या दुनिया एक बार फिर से तीसरे विश्व युद्ध की आहट सुनने लगी है? ये सवाल इसलिए मन में आ रहा है क्योंकि जिस तरह से इजराइल और ईरान के बीच जंग छिड़ गई है, उसने ये बता दिया है कि अब जो तय करने की बारी है वो दुनिया के लोगों को तय करने की बारी है कि वो राष्ट्रवाद के साथ है या राष्ट्र भावना के विरोधियों के साथ। हालांकि पूरी जगह अगर देखा जाए तो विशेषज्ञ कुछ इजराइल का पक्ष रखते हैं, कुछ ईरान का पक्ष रखते हैं, लेकिन इन सब के बीच में बड़ी चर्चा इस बात की हो रही है कि ईरान ने जिस तरीके से अपनी परमाणु ताकत बढ़ाने की कोशिश की, इजराइल ने उसे कुचलने के लिए जो कदम उठाया वो साफ तौर पर यह बताता है कि इजराइल राष्ट्रवाद की भावना के साथ आगे बढ़ रहा है। इजराइल पीएम नेतन्याहू का बयान जो साफ तौर पर कहता है कि उनकी ये जंग ईरान की जनता के साथ नहीं, ईरान की सत्ता के साथ है। वो सत्ता जो अपनी चाहत के लिए दुनिया को मुश्किलों में डाल सकती है। परमाणु युद्ध जिस तरीके से गाहे बगाहे जिसको देखो वो ये धमकियां देता है, लेकिन कई बार ये धमकियां ऐसा ना हो कि असल रूप ले ले, और अगर ऐसा हुआ तो दुनिया विनाश को देखेगी। और इसीलिए जरूरी हो जाता है कि ऐसे मुल्क जो परमाणु तकनीक को बढ़ावा देने के लिए, परमाणु हथियारों को बढ़ावा देने के लिए गुपचुप तरीके से अपनी परियोजनाएं चला रहे हैं, उनके खिलाफ एक बड़ी आवाज बुलंद की जाए। इजराइल ने भी वही किया। जो अमेरिका नहीं कर पाया वो इजराइल ने कर दिया है। और इन सब के बीच क्योंकि इजराइल ने साफ तौर पर कहा कि हमने जो प्रिसाइज अटैक किया है, दरअसल ये अटैक उस मंशा पर है, ये अटैक उस विचार पर है जो दुनिया के लिए खतरा बन रहा था। नेतन्याहू साफ कह रहे हैं कि हम चाहते हैं कि जो ईरान की दबी कुचली जनता है, जिसे लगातार दबाया जाता रहा है, उनके आजादी का भी आधार हम बने, और इसीलिए हमारी जंग जनता से नहीं सत्ता से है। हालांकि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, जो ऑब्जेक्टिव तय किए थे, उसके बाद ईरान का तिलमिलाना तय था। ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर कहा, ठीक उसी तरह से जैसे कि भारत ने जब आतंकी अड्डों को खत्म किया था, उसे नेस्तनाबूद किया था, तो पाकिस्तान ने इसे एक्ट ऑफ वॉर करार दिया था। ठीक यहां पर भी वही कहानी है। इजराइल आतंक और आतंकी अड्डों को ध्वस्त कर रहा है, उस सोच के खिलाफ ये जंग छेड़ दी है, लेकिन इसे ईरान ने एक्ट ऑफ वॉर करार देते हुए जो जवाबी कार्रवाई की, इसके बाद इजराइल ने ईरान को बता दिया कि अगर ईरान नहीं रुकता है तो तेहरान को आग लगा दिया जाएगा। लेकिन इन सब के बीच में ईरान है जो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ईरान ने भी इजराइल को धमकी दे दी है और साफ तौर पर कहा है कि जो मुल्क इजराइल का साथ दे रहे हैं उनके लिए भी ईरान बड़ा खतरा हो सकता है। तो क्या पूरी दुनिया विश्व युद्ध की तरफ, तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ चुकी है? और जिस तरीके की प्रतिक्रिया इजराइल की तरफ से दी जा रही है, क्या ये आज की प्रीएम्प्टिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन ही आज की मांग बन चुकी है, आज की प्रासंगिकता बन चुकी है? इसी पर आज हम खुलकर बात करेंगे। कोई बहस मुबाहिस नहीं होगी, एक हेल्दी डिस्कशन होगा। कुछ ही देर में हमारे साथ आज के अतिथि भी जुड़ जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको वो रिपोर्ट दिखाते हैं जो ये बताएगी कि आखिर कैसे ईरान का परमाणु सपना राख हुआ है और इजराइल राइजिंग लाइन के साथ आगे बढ़ रहा है।
टेढ़ी है तो फिर ये जंग, ये युद्ध आगे जाएगी। और इजराइल साफ तौर पर ये कह रहा है कि ये जंग दरअसल जनता के लिए नहीं, सत्ता के लिए है। ये उस सोच के खिलाफ युद्ध है जो सीधे तौर पर दुनिया में आतंक को बढ़ावा देती है, यानी राष्ट्रवाद और राष्ट्र भावना का विरोध। ये है इस युद्ध की बारीक रेखा जिस पर आज कुल कर मंथन करेंगे। और इस बड़ी खबर पर, इस युद्ध पर बड़ी चर्चा करने के लिए हमारे साथ बेहद खास अतिथि जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं आज के पैनलिस्ट का। हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं एसके मिश्रा सर, जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है। साथ ही साथ हमारे साथ जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट विंग कमांडर पुष्कल द्विवेदी जी जुड़ चुके हैं, बहुत बहुत स्वागत है पुष्कल जी आपका भी। और साथ ही साथ जाने माने वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक और समसामयिक जो इस तरह के विषय होते हैं इस पर अपनी बहुत पकड़ रखते हैं, सुरेंद्र स्वामी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। मैं आप तीनों के साथ आज की बड़ी चर्चा शुरू करूं उससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है। आइए सीधे जरा ब्रेकिंग देख लेते हैं इस वक्त की वॉर ब्रेकिंग क्या कह रही है। ईरान इजराइल हमले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है, जहां पर पूरे इजराइल में एयर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। ईरान के 8वें राउंड के हमले का अलर्ट है और इसके बाद से ही अलार्म लगातार बज रहे हैं। ईरान इजराइल विरोधी भावना इसलिए कहेंगे क्योंकि वो अपनी भावनाओं को राष्ट्र से जोड़ रहा है, लेकिन ईरान की जो भावना है वो दुनिया के लिए मुश्किलें खड़ी कर देगी। तो कैसे लेते हैं आप इस पूरी परिस्थिति को? निश्चित रूप से देखिए, सत्ता के कारण ये लोग अपने निजी स्वार्थों के कारण जनता, अब यहाँ जो इजराइल का कहना है कि मैं जनता के विरोध में नहीं हूँ, मैं तो जंग जो जारी है वो सत्ता के विरोध में है। देखिए, दो चीजें होती हैं। जब अहम टकराता है राजनेताओं का तो उसमें सत्ता और जनता की कोई बात नहीं होती, सिर्फ जहां तक होता है सत्ता में जो लोग बैठे होते हैं उनके बीच संघर्ष होता है, उनकी भावनाओं के कारण जनता को ये सब झेलना पड़ता है। रही बात जहां अड़ियल रवैया होता है, अभी उन्होंने 60 डेज का दिया था और इनकी बड़ी पुरानी रंजी 79 से चली आ रही है। जिस समय इजराइल बना था तो किसी मुस्लिम कंट्रीज ने इसको सपोर्ट नहीं किया था, फिर भी वो विरोध धीरे धीरे बढ़ता चला आया। और अभी हाल में ही जब फिलिस्तीन के साथ हुआ, तब भी जब ईरान के साथ जब विरोध शुरू हो गया तो इजराइल ने इनको 60 दिन की चेतावनी दी कि इस मामले में इंटरवीन ना करें, लेकिन वो लगातार करता रहा, चेतावनी देता रहा, क्योंकि वहाँ के जो नेता हैं अपने उनका भी जो अदायतुल्ला बामनई का, इनका भी बहुत अच्छा रवैया नहीं, ये भी बहुत अड़ियल स्वभाव के हैं। उसका कारण एक ये और भी है, भारत की स्थिति इस समय जरा दयनीय है, क्योंकि भारत जो है बैलेंस बना के चल रहा था। ईरान के साथ बहुत अच्छे संबंध है उसके और इजराइल के साथ भी। जब ऐसे में जब कोई दोनों दोस्त होते हैं तो एक जो बीच वाले की स्थिति बड़ी, क्योंकि ये दोनों देशों के लिए एक अहम का प्रश्न होता है, प्रतिष्ठा का प्रश्न होता है। और इस समय जो ईरान पे हुआ, जैसे अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि भारत की जो स्थिति है वो दयनीय। मैं ये कहूंगी कि भारत ने हमेशा तटस्थता के साथ अपनी बात रखी है। रूस और यूक्रेन में भी हमने देखा था, दोनों ही मुल्कों से हमारे अच्छे संबंध, दोनों ही मुल्कों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ भारतीय प्रधानमंत्री की एक बातचीत, तो वो जो तटस्थ भूमिका होती है, मुझे लगता है कि भारत उसे ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है। ये तटस्थता तो है, लेकिन अब वो असमंजस की स्थिति, हम दयनीय नहीं, असमंजस की स्थिति में जरूर कह सकते हैं कि किसका साथ दे किसका छोड़े, क्योंकि हम किसी के साथ बोल नहीं सकते। इस स्थिति में कोई हम स्पष्टीकरण नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ सबका सत्ता अहम प्रश्न होता है, राष्ट्रीयता सबसे बड़ी होती है और हर सत्ता वाला, हर सत्ता धारक अपनी राष्ट्रीयता के लिए, राष्ट्रीयता के नाम पर लड़ाई लड़ता है। आज ये स्थिति है कि ईरान के परमाणु संयंत्र जो हमला कर दिया, अब बहुत बड़ी तेजी, उन्हें बदले में तो हमले किए, लेकिन क्या है, अभी जो परमाणु ठिकाने उनके नष्ट हो गए। उनके आर्मी के चीफ जो है, उनके जो है नेवी के चीफ, एयरफोर्स के चीफ जो है आमिर अली जादव को, और जनरल मोहम्मद बाघेरी जो सेना प्रमुख थे, इसके अलावा जो रिवोल्यूशनरी गार्ड, इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के थे मेजर जनरल हुसैन सलामी, उनकी भी वो भी मारे गए। इससे ईरान और ज्यादा बौखलाया हुआ है। अब वो हर तरह से जब आदमी बौखला जाता है तो अपना आपा खो देता है और उसके कारण जो है कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हो सकता है। अब स्थिति ये है कि यदि इजराइल भी पहले से तैयार हो चुका है, अमेरिका की सह है, लेकिन अमेरिका खुल के नहीं कह रहा है कि इसमें मेरा युद्ध में कोई हाथ नहीं है,
क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की जो है चालें बड़ी दोहरी हैं, उनको भी समझना हर एक की बस की बात नहीं है। बिल्कुल, हम अमेरिका पे भी आएंगे, लेकिन आपने जो बात कही उसी बात को मैं थोड़ा सा पुष्कर जी के पास आगे लेकर जाती हूँ और फिर स्वामी जी आपके पास आती हूँ। ये जो पूरी परिस्थिति पुष्कर जी बनी हुई है, देखिए जो ये इसमें कोई दो राय नहीं कि इजराइल ने जिस तरीके से रेसिप्रोकेट किया है ईरान के लिए, ये बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा है और उसकी जंग एक ऐसे देश के साथ हो रही है जो चारों मोर्चों पर दुश्मनों से घिरा हुआ है, लेकिन हर मोर्चे पर उसने सफलता हासिल की है। इजराइल हमेशा से राष्ट्रवाद की भावना को लेकर आगे बढ़ा है। आज की जो परिस्थिति है, क्या ये परिस्थिति आने वाले वक्त में वाकई वर्ल्ड वॉर 3 की परिस्थिति का आधार बनेगी? जी लावनी जी, मैं एकदम स्पष्ट रूप से बताता हूं कि वर्ल्ड वॉर होने की कोई संभावना नहीं है। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये कि जो आदरणीय मिश्रा जी ने जो बोला, मैं थोड़ा सा उससे डिसएग्री करता हूं, क्योंकि ये लड़ाई न तो जमीन की लड़ाई है और न ही ये लड़ाई किसी सत्ता की अहंकार की लड़ाई है। ये लड़ाई है जो ईरान अपने इस्लामिक थॉट्स में यहूदियों को खत्म करना चाहता है। कुरान और हदीस के हिसाब से जो लिखा हुआ है कि जब यहूदी मारे जाएंगे उसके बाद ही जो है कयामत आएगी और कयामत आने के बाद ही जन्नतें मिलेंगी, हूरें मिलेंगी। तो ईरान जो कुछ भी कर रहा है ये सब हूरों के लिए कर रहा है। जो जैसे जिन्ना हो गए, कसाब हो गए, इस तरह के लोग जो लेटे हुए हैं कब्र के अंदर और इंतजार कर रहे हैं कब कयामत आए और कब 72 हूरें मिले, उनको हूरें दिलवाने का एक्चुअली ये प्रयास है। इट्स ए रिलीजियस अटेम्प्ट, इट्स ए इमोशनल अटेम्प्ट। तो इनको और ये अंडर करेंट्स भी इसके रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से इजराइल ने हमला कर दिया है। अमेरिका ने बहुत प्रयास किया इसको टालने का, 2 महीने की मियाद दी और 2 महीने की मियाद जिस समय खत्म हुई उसके नेक्स्ट डे ही इजराइल ने हमला किया है, क्योंकि ये बहुत क्लोज टू द कल्मिनेशन ऑफ द बॉम्ब्स था ये। यानी कि जो मेरा आकलन है लगभग 3 से 3.5 महीने के अंदर इनके पास एटलीस्ट 9 से 10 तो एटॉमिक बम्स आ जाते हैं ईरान के पास। तो इजराइल ने बिल्कुल अपने अस्तित्व के लिए बिल्कुल सही किया, क्योंकि पहला काम जो एक इस्लामिक बम की जो अवधारणा थी, पाकिस्तान से बहुत उम्मीदें थी लोगों को, लेकिन वास्तव में हकीकत तो यह है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है वो उसके पास है ही नहीं। उस पर चाइना का कंट्रोल है और अब अमेरिका का भी कंट्रोल है। तो उससे ये लोग हताश हो चुके हैं, ईरान और इस टर्की जैसे देश। तो इनको एक अपना बम चाहिए था जिससे ये यहूदियों को मार सके और क्रमशः फिर उसमें काफिरों में हमारा भी नाम आएगा, भारत का भी। तो हमें तो लगता है कि इजराइल ने एज ए फ्रेंड ऑफ ह्यूमैनिटी काम किया है और उसने जो ये प्रीएम्प्टिव अटैक्स किए, देखिए इसको प्रीएम्प्टिव अटैक्स कहते हैं और मिलिट्री में इसकी पूरी बाकायदा तरीके लिखे हैं कि कब और कैसे किया जाना चाहिए। इजराइल ने उन्हीं वॉर्स के लॉज को, उन्हीं प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए अटैक किया है। और देखिए यहाँ कितनी सिमिलैरिटी है, मैं आपकी बात को ही आपके साथ ही कंटिन्यू करूंगी कि कितनी सिमिलैरिटी है। हमने भी ऑपरेशन सिंदूर के तहत कुछ ऑब्जेक्टिव्स तय किए थे और उन्हीं ऑब्जेक्टिव्स को ही अचीव किया, लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया, बौखलाहट में हमारे लोगों को निशाना बनाया। यहाँ पर भी ईरान वही कर रहा है। इजराइल ने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर रखे हैं, लेकिन ईरान क्या कर रहा है, वो लोगों को निशाना बना रहा है और इसीलिए इस फर्क को दुनिया को समझना होगा। जी लावनी जी, एक्चुअली देखिए ये मेथोडोलॉजी तो सेम है, क्योंकि कोई भी इस्लामिक देश हो वो ऊर्जा, अपनी एनर्जी, अपनी स्ट्रेटजी तो कुरान और हदीस से ही लाता है। एक बहुत फेमस बुक है जो ब्रिगेडियर मलिक, पाकिस्तान के आर्मी के ब्रिगेडियर मलिक ने लिखी है, द क्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ वॉर। आप उसको अगर पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि किस प्रकार इस्लामिक देश बिहेव करते हैं। तो ये नागरिकों पे हमला करना, ह्यूमन शील्ड बनाना, ये सारा कुछ एक मजहबी तरीका एक दिया हुआ है बाकायदा किताबों में और उसी को फॉलो लोग कर रहे हैं। मुझे लगता है थर्ड वर्ल्ड वॉर का इसमें कोई भी स्कोप नहीं है, क्योंकि आप अगर आप ये गिने कि कौन अमेरिका और फ्रांस और चाइना या रशिया, इंडिया, इन सब में से कौन खड़ा होगा ईरान के साथ और कौन खड़ा होगा इजराइल के साथ, तो आपको आंसर बहुत आराम से मिल जाएगा। मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल चाइना इस स्टेज में है कि इन देशों का साथ दे करके वर्ल्ड वॉर शुरू करे, बट यस दे आर प्रिपेयरिंग फॉर इट एंड अनदर 3 to 5 years दे विल बी इन पोजीशन टू डू इट। लेकिन इजराइल ने जो काम किया उसने इनके न्यूक्लियर प्रोग्राम को बहुत पीछे ढकेल दिया है और ऐसा ही काम सारी सेन कंट्रीज को, शांतिपूर्ण कंट्रीज को, मानवीय कंट्रीज को करना चाहिए। इस तरह की देशों की मिलिट्री को पीछे ढकेलना चाहिए, जैसा हमने ऑप सिंदूर में पाकिस्तान को ढकेल दिया, सिमिलर उन्हें
इजराइल ने ये इनको पीछे कदम ढकेल दिया। उठाना चाहिए। सुरेंद्र स्वामी जी, देखिए महत्वपूर्ण ये है कि अपने जो लक्ष्य हैं, अपने उद्देश्य, उनमें स्पष्टता होनी चाहिए। और जैसा कि भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा भी था कि ये जो समय है वो युद्ध का नहीं है, लेकिन अगर कोई जबरदस्ती दुनिया को युद्ध की आग में झोंकना चाहे तो फिर कदम पीछे भी नहीं करने होंगे। और यहाँ पर कुछ ऐसी ही परिस्थिति बन रही है। जिस तरह से नेतन्याहू साहब ये कहते हैं कि भाई हमारी जो जंग है वो जनता से नहीं सत्ता से है, 46 सालों तक जो दमन हुआ है आपका, यानी कि ईरान के लोगों को अपने हक में लेने की, अपने पक्ष में लेने की वो बात करते हैं, तो ये जो मैसेजिंग है वो क्या कहती है? नहीं, अगर आप देखें तो ऑपरेशन सिंदूर में भी भारत ने क्या किया, हमने उनके सारे जो इम्पोर्टेंट ठिकाने थे वो तबाह किए, हमने उनके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन तक जाकर के तबाह किए, उनको छोड़ दिया, उनको एक दे दी चेतावनी कि भाई हम यहाँ तक पहुंच गए, हम कहीं भी पहुंच सकते हैं। और उसके बाद मोदी जी ने भी जब एड्रेस किया तो हमने यही कहा, पाकिस्तान के नागरिकों को ही एड्रेस किया कि आपको ये लूट रहे हैं, आपको इनकी कोई फिक्र नहीं है, आप रिजीम चेंज कीजिए। नेतन्याहू ने, इजराइल ने भी यही किया, उसने एक ही रात में उनकी जो सारी कैपेसिटी थी उसको खत्म कर दिया। और खत्म करने के बाद अब उनको कह दिया है वहां के नागरिकों को कि भाई ये आपके खिलाफ है, वहां पे आपको दबाया जा रहा है, आप उठिए और रिजीम के खिलाफ उठिए। अब प्रश्न ये है कि ईरान कितना लड़ेगा। देखिए, उसके पास एयरफोर्स है नहीं, जो थोड़े बहुत जहाज थे वो सब खत्म हो गए। उसके पास जो एटॉमिक पावर का जो वो बना के एक डर दिखाने की कोशिश उसकी थी, वो उसकी नेस्तनाबूद हो गई। उसके सारे साइंटिस्ट न्यूट्रलाइज हो गए, उनके सारे जो आर्मी के चीफ जनरल्स हैं वो, और चाहे उनके जो रिवोल्यूशनरी गार्ड के चीफ हैं वो सब न्यूट्रलाइज हो गए। तो इस समय ईरान की जो स्थिति है वो बहुत दयनीय है। उनके पास क्या बचा है इस समय? खाली मिसाइल, और तो कुछ है नहीं। अच्छा, उनका रडार सिस्टम खत्म है, जिस दिन इजराइल जाएगा वापस जाकर के बम फेंक किया जाएगा, कौन उसको रोक सकता है? उनके पास तो रोकने की क्षमता नहीं है ना। सिर्फ उनके पास एक मिसाइल जो उन्होंने बनाए हुए हैं, उन मिसाइल को वो यूज करते रहेंगे, फेंकते रहेंगे। अमेरिका ने थर्ड सिस्टम दे दिया है, उनका अपना आयरन डोम है, तो वो इनसे निपटते रहेंगे, थोड़े बहुत गिरते रहेंगे। 7-8 दिन में मुझे लगता है कि अभी देखिए ऐसा है ना कि इतना बड़ा हमला हुआ है तो ईरान तो समझौते की बात नहीं कर सकता ना। उनको ये दिखाना पड़ेगा कि नहीं हम बदला लेंगे, ये प्रॉमिस। ये बिल्कुल वही चीज हो गई फेस सेविंग वाली जो पाकिस्तान कर रहा था। जिस तरह से पाकिस्तान ने फेस सेविंग करने की कोशिश की थी वही ईरान कर रहा है अभी फिलहाल। तो उनके पास तो लड़ने की कोई स्थिति है ही नहीं। मिसाइल खत्म होने के बाद किससे लड़ेंगे? वो 2000 की बाउंड्री है, 2000 दूर ईरान बैठा है। ईरान का झगड़ा क्या है इजराइल से? ईरान का तो अपना कोई कंट्री का झगड़ा नहीं, कोई बाउंड्री का झगड़ा नहीं, कोई नेबरहुड का झगड़ा नहीं। उनका झगड़ा यही है कि वो वहां पे 2005 में इन्होंने डिक्लेयर किया था कि यहूदियों को जीने का हक नहीं है, इजराइल को एग्जिस्ट करने का हक नहीं है, और इसीलिए वो हमास, हिजबुल्लाह और हूती जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस है उनको वो सपोर्ट करता है। और इजराइल अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रहा है। जब उसको इस समझ में आ गया कि अगर न्यूक्लियर बम बन गया तो उसकी मिसाइल की मैं चपेट में आ जाऊंगा, बिल्कुल, तो इसलिए उसने प्लानिंग करके उसको खत्म कर दिया। पहले भी आपको मालूम है, हमास की सारी लीडरशिप खत्म की, हिजबुल्लाह की सारी लीडरशिप खत्म की, तो उसमें कुछ है। बिल्कुल प्लानिंग के साथ ये आगे बढ़ रहा है। मैं आऊंगी आपके पास, लेकिन इससे पहले एक बड़ी खबर आ रही है, वॉर ब्रेकिंग इस वक्त आ रही है। ये फ्लैश कीजिए इस वक्त की सबसे बड़ी और अहम खबर जो इजराइल और ईरान से जुड़ी हुई है। बड़ी और अहम जानकारी ब्रेकिंग न्यूज के रूप में आपके सामने रख रहे हैं। जरा ब्रेकिंग फ्लैश कर दीजिए प्लीज पैनल। मेहराबाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले से तबाही हुई है। इजरायली हमले में तेहरान एयरपोर्ट पर तबाही का मंजर देखने को मिला है। मेहराबाद एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले से विमान तबाह हुआ है। इजराइल ने रात भर मिसाइल से हमला किया, यानी ईरान के होश ठिकाने कर दिए। तेहरान में एयरपोर्ट पर भारी तबाही मची और इसके बाद अफरा तफरी का माहौल। इजराइल ने रात भर मिसाइलों से हमला किया है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त आपके सामने है। और इसी के साथ साथ एक और बड़ी खबर आपके स्क्रीन पर है। ईरान इजराइल हमले से बड़ा हुआ एक और अपडेट आपके सामने है।
ईरान ने फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका को चेतावनी दी है। इजराइल की मदद करने वाले देशों को खुली चुनौती, खुली धमकी ईरान की तरफ से दी गई है। कहा गया है कि किसी की भी दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इजराइल की मदद करने वाले देशों को खुलकर धमकी दी जा रही है ईरान की तरफ से। उसने यूएस, यूके और फ्रांस को यह खुली चुनौती दी है, यह चेतावनी दी है कि अगर इजराइल की मदद की गई तो फिर यह बर्दाश्त के बाहर होगा। इजराइल की मदद करने वाले देशों को यह बड़ी धमकी है। इसी बड़ी खबर के साथ मैं एसके मिश्रा जी आपके पास आ रही हूं। देखिए, एक बात तो तय, अभी हम लोग थोड़ी देर पहले ये बात कर रहे थे कि कुछ चीजें क्लियर हैं, लेकिन यहां पर तो अमेरिका, खासतौर से यूएस, यूके और फ्रांस को तो धमकी मिल रही है, लेकिन मैं अमेरिका की बात करूंगी। इस पूरे गेम में, इस पूरी स्थिति में अमेरिका ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा किया, लेकिन कभी भी खुलकर सामने नहीं आया। वो पीछे से किस तरह से ईरान को सपोर्ट करता रहा, लेकिन उसके जब ऑब्जेक्टिव्स क्लियर नहीं हुए तो फिर उसने कहा कि अब हम कदम पीछे खींच लेंगे। तो अमेरिका ने जो चालाकी दिखाई है, उसकी भूमिका को लेकर अब किस तरह से समझना चाहिए, उसकी भूमिका को कैसे लेना चाहिए, एसके मिश्रा जी? लवनी जी, देखिए, अमेरिका की जो पॉलिसीज हैं वो बहुत गोपनीय रहती है। एक्चुअली ये जो है बहुत टेढ़ी चाल चलता है। शतरंजी चाल में देखा जाए तो 2 चाल आगे सोच के चलता है। अभी जैसे चाहे युद्ध के मामले में हो, चाहे उसका व्यापार के मामले में हो, वो समझौता करता है, आगे बढ़ता है, पीछे हटता है। ट्रंप की जो ट्रंप चालें हैं, लोगों को अब सब पता लग गया है। ये ट्रंप चाल चलते हैं हमेशा, और वो किसी मामले में खुलकर नहीं आता और विरोध भी करता है और सपोर्ट भी करता है। इस तरह दोहरी चालें चलना उनका एक दुमुही सांप की तरह है। अमेरिका पर कोई भरोसा कर नहीं सकता। और जो चेतावनी दी है ईरान ने कि फ्रांस हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ब्रिटेन हो, हम सबका विरोध करेंगे, तो वो तो उसका एक स्वाभाविक सी बात है। जो अभी द्विवेदी जी बात कर रहे थे, पुष्कर जी, उन्होंने बड़ा कहा कि इनकी जो सोच है जिहादी है, कट्टरता है, और जहां जिहादीपन होता है, कट्टरता होता है, वहां राष्ट्रीयता भी नहीं दिखाई देती, सिर्फ उनको मजहब दिखाई देता है। और मजहब के नाम तक आप कब तक लड़ सकते हैं? ये सबसे बड़ी चीज है। जहां तक बात इजराइल की है, आज इजराइल के बारे में सोचना होगा बड़ी गंभीरता के साथ। अकेला देश दुनिया का कितना सामना है। फिलिस्तीन में, गाजा में उसने अपनी गाज गिराई। गाजा की हालत बहुत खराब है, फिलिस्तीनी कितने लोग मारे गए, लेकिन वो डटा रहा, क्योंकि उसमें एक सबसे बड़ी चीज ये है कि राष्ट्रीयता की सोच है, त्याग की सोच है, बलिदान की सोच है, समर्पण की सोच है। और लेकिन इन लोगों में क्या है, सिर्फ कट्टरता की सोच होती है। और जब इस तरह की जो सोचों में अंतर होता है, उस कारण से ये राष्ट्रीयता और ये जो लड़ाई है वो गर्त में हो। अब इस हालत में यह है कि ईरान की इतनी स्थिति खराब हो गई है कि वो अब करे तो क्या करे, मरता क्या ना करता, वो स्थिति से वो गुजर रहा है। इस कारण से वो उटपटांग बयानबाजी भी करेगा, अभी लड़ाई भी करेगा, लेकिन स्थिति वो नहीं है कि जो हम तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ जाएंगे। ठीक है, स्थिति वो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसको हल्के में इसलिए भी नहीं ले सकते क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति बनी हुई है, उस परिस्थिति से बड़े जो कि आदर्श इसको मान के, बड़ी उदाहरण समझ के इससे बहुत कुछ सीखने की भी आवश्यकता है। एक बहुत छोटा सा ब्रेक रही है। ईरान और इजराइल के बीच में जो इस परिस्थिति बनी हुई है वो दुनिया को कहां लेकर जाएगी? आइए सीधे अपने गेस्ट पैनल के पास चलते हुए। पुष्कर जी, जैसे कि आपने सुना भी कि अभी जो ब्रेकिंग आई, ईरान ने जो धमकी दी सीधे तौर पर कि अमेरिका, यूएस, यूके जो भी अगर साथ देता है इजराइल का तो उसके लिए बड़ी मुसीबतें हो जाएंगी। यानी ईरान भी अभी पैर पीछे नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर सबसे मजेदार बात यह है कि ये तो उन देशों की बात हो गई जो जिनका जिक्र ईरान कर रहा है, लेकिन वो सुन्नी दुनिया, वो सुन्नी बहुल देश, वो क्यों नहीं ईरान का साथ दे रहे हैं? ऐसे तो मुस्लिम ब्रदरहुड की बात होती है, लेकिन यहां पर देखिए खुलकर, यानी पर्दे के आगे की जो चीजें हैं उस पर तो हम चर्चा कर लेते हैं, उस पर तो हम बात कर लेते हैं, लेकिन पर्दे के पीछे की जो कहानी चल रही है उस पर चर्चा नहीं है। जॉर्डन जैसा देश जो कि सुन्नी बहुल देश है, उसने जब ईरान ने इजराइल पर अटैक किया था ड्रोन का, तो उसी के ड्रोन को गिरा दिया और कह दिया कि हम तो इस वॉर में शामिल ही नहीं है। तो यहां तो मुस्लिम जो देश है वो भी 2 धड़ों में डिवाइड हो चुके हैं। ईरान के साथ किसी भी सुन्नी देश ने अभी तक समर्थन नहीं दिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, ईरान का वर्चस्व एज ए मुस्लिम लीडर अभी स्वीकार ही नहीं किया है लोगों ने। जैसे टर्की भी उसी रेस में लगा हुआ है, पाकिस्तान भी कुछ वर्षों पहले तक उसी रेस में लगा था कि सारा मुस्लिम उम्मा उनको ही लीडर माने। लेकिन हर देश के लोगों के, नेताओं के अपने इंटरेस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो इन्होंने धमकी दी है, इसे गीदड़ भपकी से ज्यादा कुछ भी नहीं समझा जा सकता। और मैं आपको बता दूं कि अमेरिका बहुत रिजोल्यूट है।
वो इसराइल का हाथ नहीं छोड़ेगा इसमें, क्योंकि यहां पर भी संसाधनों के बांटने की बात आती है। एट द वर्स्ट क्या होगा? एट द वर्स्ट ये होगा कि अमेरिका को भी युद्ध में उतरना पड़ेगा और इससे भी वर्ल्ड वॉर शुरू नहीं होगा लावणी जी, देखिएगा आप, क्योंकि पूरी उम्मत ने अभी लीडर माना ही आप कह नहीं रहे है हैं कि अमेरिका को वॉर में उतरना पड़ेगा, लेकिन अभी थोड़ी देर पहले ही, आज सुबह ये खबर आई थी कि अमेरिका ये डिसाइड करने वाला है कि वो अपनी सेना को वहां से हटा लेगा, अपने लोगों को हटा लेगा ईरान से। नहीं नहीं, बिल्कुल, मैंने कहा एट द मैक्स, मतलब ओके। वर्स्ट कंडीशन ठीक है, में ठीक है। अमेरिका को उतरना पड़ेगा। जी। अभी तो कोई नहीं, देखिए इसको तो जो वॉर हो रही है इसको स्कर्मिश बोलेंगे, तो इसमें तो अमेरिका नहीं उतरेगा। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी, खुदा न खास्ता अमेरिका उतरा भी, तो भी पूरी मुस्लिम उम्मा ईरान का साथ नहीं देगी अभी। देखिए ये अंदर ही अंदर एक दूसरे से जलते भी हैं ये कंट्रीज, इनके अंदर राइवलरीज बहुत ज्यादा हैं। अब ये जब तक चाइना इस लायक नहीं हो जाता कि वो सपोर्ट कर सके अगेंस्ट अमेरिका, तब तक ये देश एक नहीं होंगे। इनको एक करने के लिए अगर लीडर भी चाहिए, वो भी नॉन मुस्लिम कंट्री, चाइना ही इनका लीडर हो सकता है कल को। आज इनका लीडर कोई नहीं है, दे आर हेडलेस। तो ये हम बिल्कुल गीदड़ भभकी इसको माने। और अभी तो देखिए इजराइल आज रात को और कल और परसों बहुत तगड़े अटैक करेगा इनके ऊपर, और जब तक अमेरिका नहीं इसमें सीज फायर कराएगा तब तक इस युद्ध का अंत नहीं होने वाला। हालांकि मैं अच्छी तरह जानता हूं और मेरी राय भी यही है कि इजराइल इस युद्ध को जितनी जल्दी खत्म करेगा, इजराइल का भी उतना अधिक लाभ है। लेकिन मुझे लगता है अगले 2-3 दिन इजराइल पहले भीषण तरीके से हमला करेगा, और लावणी ये सब पहले से प्लान हो चुका होगा। अमेरिका के साथ बैठ के किस डेट में सीज फायर करेंगे, क्या करेंगे, सारी रणनीति पहले से प्लान हो चुकी है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं इसीलिए ईरान ने धमकी दी अमेरिका को, क्योंकि जैसा कि आप कह रहे हैं कि पहले से ही ये तय हो चुका है, तो ईरान को क्या इसकी सुगबुगाहट है? और ये भी खबर आ रही थी कि जिस तरीके से प्रिसाइज अटैक किए गए, जिस तरह से ऑब्जेक्टिव तय करके ये इजराइल ने ईरान पर जो आक्रमण किया था, उससे कहा जा रहा था कि इसमें अमेरिकी इंटेल का बहुत ज्यादा योगदान रहा है। बिल्कुल जी लावणी जी, 100% अमेरिका ये अटैक को कोई ये ना समझे इजराइल ने अकेले अटैक किया है। हाँ। ये एक्चुअली ये अटैक अमेरिका और इजराइल ने मिलकर किया है। और मैं ये भी आपको बता दूं कि भारत पूरी तरह तटस्थ रहेगा, किसी भी तरह की कोई हेल्प भारत इजराइल को नहीं देगा। इसमें कोई उम्मीद भी ना करे। इस देश के 100 करोड़ नागरिक इजराइल के साथ है, 40 करोड़ नागरिक जो ईरान के साथ हैं, तो भारत बिल्कुल भी इसमें इंटरवीन नहीं करेगा, ना करना चाहिए। ये पूरी गोटियां पहले से तय हैं, कब क्षय होगी कब मात होगी ये भी पूरी तरह से तय है। अगले 2-3 दिन भीषण अटैक होगा और उसके बाद देखते हैं कि कब सीज फायर इसका ये अमेरिका और इजराइल, यानी अगला 2-3 दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है सुरेंद्र स्वामी जी। लेकिन इन 2-3 दिनों में ही 2 बड़ी जो चीजें हैं जिस पर दुनिया चर्चा कर रही है, एक ऑपरेशन सिंदूर और एक ऑपरेशन राइजिंग लाइन। हमारे यहाँ पूरी दुनिया में ही, जैसा हम लोग कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट परसेप्शन, यहाँ पर ये जो वर्ल्ड ऑर्डर की पॉलिटिक्स है, ये जो वॉर पॉलिटिक्स है, इसमें भी संदेशों का बहुत, संकेतों का भी बहुत बड़ा संदेश छिपा होता है इनमें। तो ये ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन राइजिंग लाइन कैसे देखते हैं आप? नहीं, मैंने जैसे शुरू में ही आपसे कहा था कि दोनों, चाहे ईरान हो चाहे पाकिस्तान, दोनों देश एक इस्लामिक रिवॉल्यूशन के लिए काम कर रहे हैं। जब वहां पे तख्ता पलट हुआ था शहनशाह का और खुमैनी आए थे, तब उन्होंने यही बात की थी कि पूरे गल्फ में जितने भी मुस्लिम राष्ट्र हैं वहां सब पे ये रिवॉल्यूशन, इस्लामिक रिवॉल्यूशन होना चाहिए। लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। तो जो गल्फ कंट्रीज हैं उसको मालूम है कि अगर ईरान ताकतवर बनेगा, ये शिया देश अगर ताकतवर बनेगा और वो हमारे यहाँ इस्लामिक रिवॉल्यूशन की कोशिश करेगा, तो हम लोग कहाँ जाएंगे, इसलिए वो साथ आएंगे नहीं। जो गाजा में इजराइल की लड़ाई चल रही है उसमें भी वो इसीलिए साथ नहीं आ रहे क्योंकि ईरान वहां पे अपनी दादागिरी कर रहा है, तो वो सपोर्ट नहीं कर रहे हैं वहां पर। अब वहां पे अमेरिका चाहता है कि एक रिजीम चेंज हो, और रिजीम चेंज के लिए उन्होंने पहला एक जबरदस्त अटैक वहां पे किया और उसके बाद उन लोगों को कॉल कर लिया कि भाई आप लोगों को देश में सोचना है। सेम की सेम पाकिस्तान की स्थिति है। यहाँ पर वहां जनता का क्या हाल है आप देख लीजिए, जनता से किसी को कोई लेना देना नहीं है। वहां पे किस तरह भ्रष्टाचार है, पाकिस्तान में किस तरह आर्मी और पॉलिटिशियंस ने दुनिया भर में विदेशों में अपनी प्रॉपर्टीज और पैसे बनाए हुए हैं। तो वहां पर भी यही दिया जा रहा था कि आप अपना रिजिम चेंज कीजिए। और बलूचिस्तान में उसका इम्पैक्ट जो पहले से चल रहा हो रहा है, सिंध में भी थोड़ी बगावत हो रही है, पख्तून में भी हो रही है।
तो वो दोनों के दोनों ऑपरेशन अगर आप देखें स्ट्रेटेजी में, तो हमने भी उनके जो स्ट्रेटेजिक ठिकाने नष्ट किए और फिर नागरिकों को कहा हम आपके खिलाफ नहीं है, आप अपने रिजीम को लड़िए। ईरान में भी यही हो रहा है कि उन्होंने उनके सारी स्ट्रेटेजिक जो भी असेट थे वो खत्म कर दिए और उनको कह रहे हैं अब आप लड़िए। अब ईरान के पास जो धमकी दे रहा है, धमकी का मतलब ये कि वो लड़ नहीं सकता। गल्फ के देश उसके साथ आएंगे नहीं, मुस्लिम राष्ट्र, और जो अमेरिका और इनको इसलिए ही वो धमकी दे रहा है कि अगर वो तीनों देश सामने आकर के बम्बार्डमेंट अगर शुरू हो गया तो इजराइल तो खत्म हो जाएगा। लेकिन वो आएंगे नहीं, उन्हें जरूरत नहीं है। अमेरिका कह चुका है कि इस युद्ध से हमारा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन उधर उसने अपने सारे जो जहाज है वो मूव कर दिए हैं। वो तैयारी में है कि गलती करे ईरान एक हमला करने की, फिर इसको हम रिजीम चेंज करके खत्म करें। बिल्कुल। तो मेरा ये मानना है कि ये धमकी 2-4 दिन में खत्म हो जाएगी। इनके पास लड़ने को अब ईरान के पास कुछ ताकत बची नहीं है, खाली जबानी जंग होती नहीं है। और चूंकि इजराइल में ये लोग एंटर नहीं हो सकते क्योंकि 2000 किलोमीटर दूर ईरान बैठा है, तो जो भी लड़ाई होगी वो सब हवाई जहाज से होगी, मिसाइल से होगी। तो ऐसी स्थिति में, और भारत की तो बहुत कोई ऐसी स्थिति है नहीं, ईरान से हम तेल खरीदते नहीं, अमेरिका ने सैंक्शन का जब काम रशिया से ले रहे हैं, हम बल्क हमारी परचेज रशिया से कर रहे हैं, दूसरे कंट्रीज से कर रहे हैं, तो हमें तो कोई इश्यू है ही नहीं उसके साथ। और फिर हम दो देशों की लड़ाई में किसी की भी साइड क्यों लें, चाहे वो गाजा हो और चाहे वो आपने बिल्कुल ठीक कहा कि भाई हम भारत जैसे इजराइल इंडिया फर्स्ट की पॉलिसी के नेशन है, वो हमारे साथ खड़ा है। जी जी। तो हमें क्या जरूरत है उस युद्ध में उसके खिलाफ दूसरे का सपोर्ट करें? हम तटस्थ बैठे हैं, इजराइल जानता है। ठीक है, लेकिन इतना तो है, लेकिन इतना तो है कि ये जो पूरी परिस्थिति बन रही है, बिल्कुल सर आप सही कह रहे हैं, लेकिन इतना तो जरूर है एस के मिश्रा जी, जो बात स्वामी जी कह रहे हैं कि भाई भारत अपनी तटस्थ भूमिका में रहेगा, कोई बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन फिर भी क्योंकि जो परिस्थिति है वो वेस्ट एशिया के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, तो क्या इस परिस्थिति में वेस्ट एशिया में भारत को अपनी भूमिका कुछ तो तय करनी होगी? एस के मिश्रा जी। लवनी जी, जहाँ तक भूमिका तय करने की बात है कि इसमें ऐसी कोई भूमिका नहीं है, यहाँ साइलेंट रहकर ही देखना है, वेट एंड वॉच वाली स्थिति है। ठीक। क्योंकि ईरान ने जो है ना, ईरान पर हमला हुआ है, और इजराइल ने, जब कोई हमलावर होता है तो उसके बहुत फायदे होते हैं, उसको समय की छूट होती है, उसको स्थान की छूट होती है, उसका हौसला भी ज्यादा होता है, वो मेंटली प्रिपेयर होता है, फिजिकली प्रिपेयर होता है, और दुश्मन उसमें आश्चर्यचकित हो जाता है। जब हम आश्चर्यचकित हो जाते हैं या सरप्राइज हो जाते हैं तो हमारी जो शक्ति है वो ऐसे ही कम हो जाती है। जब हमारी सोचने की क्षमता ही नहीं रह जाती है तो हम कुछ काम नहीं कर। अब वो खिसियाया हुआ है, अब वो बदले की धमकी देगा, सब कुछ करता है। जो आदमी हताश, निराश, परेशान, और पाकिस्तान ने हमें कितनी धमकी दी थी कि हम ये कर देंगे, ये कर देंगे, तो उस तरह से वो है, धमकी देगा। लेकिन ना कोई अभी तीसरा विश्व युद्ध होने वाला है ना कुछ। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अभी इजराइल एक बार जोरदार हमला फिर जरूर करेगा ताकि ईरान को, बिल्कुल बहुत जल्द एक बहुत जोरदार हमला करेगा। चलते चलते एक आखिरी प्रश्न पुष्कर जी आपके सामने रख रही हूँ कि क्या ये जो इजराइल ने कदम उठाया है, जिसे आप लोग प्रीएम्प्टिव डॉक्ट्रिन कह रहे हैं, तो ये जो प्रीएम्प्टिव डिफेंस डॉक्ट्रिन है, भारत को इसे अपनाना चाहिए, इससे सीखने की जरूरत है? नहीं, सीखने की जरूरत नहीं, भारत तो अब सिखा रहा है। ऑप सिंदूर में हमने जो किया दैट वाज मिक्सचर ऑफ प्यूनिटिव एंड प्रीएम्प्टिव। तो भारत तो अब सिखा रहा है। और एक चीज और मैं आपको जानकारी में डालना चाहता हूं कि जो नाम रखा है इसका ऑपरेशन का, ऑपरेशन राइजिंग लाइन, ट्रू प्रॉमिस 3 जो ईरान ने नाम रखा है, तो हमने देखे एक सीरीज है, 2020 में 1 हुआ था, ट्रू प्रॉमिस 1, 2023 में 2 हुआ था, और ये अभी 3 है। उन दोनों के डायमेंशन बहुत छोटे थे, तो हम ये ना मान के चले कि ईरान बहुत बड़ा इसका डायमेंशन करना चाहता है। अब सिर्फ देखना ये है कि 2-3 दिनों में कितना ज्यादा इजराइल उसको नेस्तनाबूद कर रहा है ईरान को, और किन शर्तों पे अभी शुरुआत हो चुकी है। और अभी मैंने ब्रेकिंग भी अपने इस पूरे चर्चा के दौरान भी आप लोगों ने सुनी होगी कि तेहरान में जिस तरीके से इस वक्त हल्ला बोल दिया इजराइल ने, वो ये बता रहा है कि इजराइल अब सीधे तौर पर अगले 1-2 दिन में वो भीषण हमला करेगा जो ईरान के लिए एक बड़ा सबक साबित होगा। थैंक यू सो मच जेंटलमैन, आप हमारे साथ जुड़े और बहुत विस्तार से इस पूरी खबर पर, इस पूरी घटना चक्र पर आप लोगों ने अपनी राय रखी। इतना जरूर है, बहुत कुछ क्लियर हो रहा है, इतना क्लियर हो चुका
चुका है कि ईरान ने जो परमाणु सपना देखा था दुनिया के लिए जो घातक हो सकता था, कम से कम इजराइल ने इस अटैक से उस सपने को चूर चूर कर दिया है, निस्तानाबूद कर दिया है। थर्ड वर्ल्ड वॉर की तो बात नहीं कही जा रही है, जो अभी हमारे साथ एक्सपर्टीज थे उन्होंने ये नहीं कहा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जिस तरीके की परिस्थिति बनी है और वो जो प्रीएम्प्टिव मिलिट्री डॉक्ट्रिन की बात हो रही है, सीधे राष्ट्रवाद की भावना के साथ, राष्ट्र सर्वोपरि की भावना के साथ, उसे भारत पहले ही अपना चुका है। तो जो लोग ये कह रहे हैं कि इजराइल से भारत को सीखने की जरूरत है, दरअसल आज थोड़ा सा पलट देते हैं इस बात को। मुझे ऐसा लगता है कि भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर के जरिए दुनिया के सामने न्यू पॉलिसी, न्यू नॉर्मल रखा, आज इजराइल ने उसे अपनाते हुए राइजिंग लाइन को दुनिया के सामने रखा है। यानी यहां भी भारत दुनिया को आतंकवाद के विरुद्ध लड़ाई में राह दिखा रहा है। रण क्षेत्र में आज बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।